की डायन। एपिसोड 35। अपने बेटे की चिंता में सरला देवी पुलिस स्टेशन आ पहुंची, जहां उनकी मुलाकात दीनदयाल से हुई। जब उन्होंने दीनदयाल से अभिमन्यु के बारे में पूछा तो वो घबरा गया और अनाप शनाप बकने लगा। सही समय पे वहां दशरथ आ पहुंचे और उन्होंने सरला देवी को तसल्ली के लिए बता दिया कि उन्होंने अभिमन्यु को एक छानबीन के लिए मुजफ्फरपुर भेजा है। उसे लौटने में 2-3 दिन लग जाएंगे और वहां नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए कॉल नहीं लग रहा। सरला देवी थोड़ा सुकून पाकर दीनदयाल के साथ प्रीति के घर आ पहुंची, लेकिन अब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को एक छोटा सा गेस्ट हाउस मिला हुआ है, तो वो भड़क उठी और प्रीति के घर की बेल बजा दी। आयुषी ने जैसे ही दरवाजा खोला और सामने सरला देवी को खड़ा देखा, उसने अपना आपा खोते हुए सरला देवी पे एक चाकू से हमला कर दिया। सरला देवी बेसुध सी जमीन पर गिर पड़ी और अपना दम तोड़ दिया। ये देख दीनदयाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो घबराहट में जोर जोर से माजी माजी चिल्लाने लगा। तभी अचानक उसे किसी ने झकझोरा तो सामने सरला देवी को जिंदा खड़ी देख वो बुरी तरह से डर गया। क्या हुआ? माँ को लेकर कुछ बुरा ख्याल आ रहा था क्या? सरला देवी उसे झकझोरते हुए बोली। दीनदयाल समझ गया कि वो एक बुरा सपना था जो उसने अभी अभी देखा था। उसने झेंपते हुए जवाब दिया, हाँ, माँ की बड़ी याद आती है। जब से वो गई है मुझे ऐसे ही बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। सरला देवी अभी उसको सांत्वना देते हुए बोली, चिंता मत करो, मुझे अपनी माँ ही समझो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सरला देवी ने हैरत से प्रीति के घर की तरफ देखते हुए कहा, कमाल है, ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दीनदयाल ने कहा, शायद सो रहे होंगे। सरला देवी ने अपनी कलाई में बंधी सोने की चमकती हुई घड़ी में टाइम देखा और आश्चर्य से कहा, अभी तो 9 ही बजे हैं। दीनदयाल ये सुनकर घबरा गया और उसने फौरन सरला देवी से कहा, मैडम जी, यहाँ चकिया गांव में रात के 9 बजे के बाद सब सो जाते हैं। मेरी मानिए, आप चलिए यहाँ से। यहाँ 9 बजे के बाद बाहर रहना ठीक नहीं। सरला देवी ये सुनकर दंग रह गई और पूछा, क्यों? अगर हम 9 बजे के बाद यहाँ रुके तो कोई खा जाएगा हमें? दीनदयाल डरती हुई आवाज में इधर उधर देखता हुआ बोला, जी मैडम जी, खा जाएंगी हमें। सरला देवी को ये सुनकर धक्का लगा और वो बोली, क्या मतलब तुम्हारा? फिर अपनी बातों से मुझे गोल गोल घुमा रहे हो? दीनदयाल ने कहा, यहाँ डायन का बहुत बड़ा आतंक है, इसलिए तो अभिमन्यु सर आए हैं यहाँ उन हत्याओं को सुलझाने जो डायन कर रही है। सरला देवी ने थोड़ा धीमे आवाज में इधर उधर देखते हुए बोला, हाँ, मुझे ये तो पता था डायन का साया है इस गांव पर, मगर ये नहीं पता था कि 9 बजे के बाद उसका आतंक कितना बढ़ जाता है कि कोई अपने घर से पांव बाहर तक नहीं रख सकता है। दीनदयाल सरला देवी को वहां से गेस्ट हाउस ले गया। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि आयुषी ने दरवाजा नहीं खोला। इधर मुजफ्फरपुर के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में प्रीति जनरल वार्ड के बेड पर लेटी हुई थी। उसके पैर पर पट्टी बंधी थी और उसे एक ऊंचे तकिए पर रखा गया था। प्रीति कुछ मिनटों पहले ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई थी।
अभिमन्यु उसके पास बैठा था। उसके कंधे और सीने पर पट्टी लगी थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके सीने से छूकर निकल गई थी और लगी नहीं थी। उसने देखा कि प्रीति बेड पर बेहोश पड़ी थी और वो उसके करीब आया। अभिमन्यु प्रीति के बालों को सहलाता हुआ उसे बड़े प्यार से देखने लगा। उसने फुसफुसाकर कहा, थैंक गॉड, मैं तुम्हें वक्त से यहाँ ले आया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं जानता हूँ तुमने कितनी बहादुरी दिखाई और कैसे अपनी जान पर खेलकर तुमने मेरी जान बचाई। तभी अचानक प्रीति ने आंखें खोली और सामने अभिमन्यु को देखा। अभिमन्यु चौंक गया और उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। प्रीति ने रूखेपन से पूछा, ये क्या कर रहे हो? अभिमन्यु ने प्रीति को घूरा और उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसकी आवाज से नरमी गायब हो गई। उसने प्रीति से पूछा, तुम कब से जाग रही हो? क्या तुम पूरे समय सोने का नाटक कर रही थी? तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम बहुत चंट हो। ये सुन प्रीति बोली, अच्छा बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी? तुम बेहोश थे या फिर एक्टिंग कर रहे थे? मुझे पता है तुम भी कम चंट नहीं हो। अचानक प्रीति गुस्सा हो गई और कहने लगी, अगर तुम एक्टिंग कर रहे थे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे किन हालातों से गुजरना पड़ा है। अभिमन्यु ने प्रीति से कहा, रिलैक्स, मैं सच में बेहोश था, लेकिन जिस जगह पर हम थे उससे अंदाजा लगा लिया था मैंने कि तुमने कमाल की बहादुरी दिखाई होगी हम दोनों की जान बचाने के लिए, और उसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। प्रीति कुछ नहीं बोली। उसने उठने की कोशिश की, पर पैर का दर्द इतना तेज था कि वो बेड पर निढाल होकर लेट गई। प्रीति बोली, ये दर्द बर्दाश्त के बाहर है। अभिमन्यु ने सीरियस होकर कहा, रिलैक्स प्रीति, ये दर्द बस कुछ देर रहेगा, पर इसका घाव जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। प्रीति कुछ समझी नहीं और उसने कहा, तुम किस घाव की बात कर रहे हो? अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में कहा, प्रीति, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। ये सुनकर प्रीति का दिल बैठ गया और उसने पूछा, कौन सी बात? अभिमन्यु गंभीर स्वर में बोला, डॉक्टर को तुम्हारा एक पैर काटना पड़ा क्योंकि गोली लगने से तुम्हारा एक पैर में इन्फेक्शन हो गया था और वो खराब हो चुका था, और अगर वक्त रहते डॉक्टर उसे नहीं काटते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। ये सुनकर प्रीति का चेहरा खौफ से भर गया और वो इतना ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी कि अभिमन्यु उठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, रो मत। सॉरी, देखो तुम्हारा पैर एकदम ठीक है, उस पर सिर्फ पट्टी बंधी है। फिर उसने कहा, डॉक्टर कह रहे थे अगर और जरा सी भी देर होती तो तुम्हारा पैर काटना पड़ता। प्रीति ने अभिमन्यु को जोर से पेट में एक मुक्का मारा और अपने से दूर धकेल दिया। अभिमन्यु दर्द से चीख उठा क्योंकि प्रीति का हाथ उसके पट्टी लगे कंधे पर पड़ गया था। प्रीति ने अभिमन्यु को नफरत भरी नजरों से देखा और हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए बोली, बहुत बुरे हो तुम, मजाक की भी हद होती है। काश मैंने तुम्हें गिद्धों के पास ही छोड़ दिया होता जो तुम्हें खाने का इंतजार कर रहे थे। उन बेचारों का खाना छीन लिया मैंने। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, पर क्या करूं, तुम्हें इस हाल में देखकर सोचा थोड़ा मजाक हो जाए। प्रीति ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी ये आदत कॉलेज के दिनों से है, जब भी मुझे कुछ हुआ तुम उसका मजाक बना देते थे। ये सुन अभिमन्यु बोला, ताकि तुम्हारे चेहरे पर हंसी आ सके। मुझे तुम ऐसे कद्दू वाले मुंह के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अभिमन्यु और प्रीति एक दूसरे को देखने लगे और एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए
खो से गए। उनकी कुछ बीती यादें ताजा हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे से बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया था। तभी एक नर्स अभिमन्यु और प्रीति के लिए खाना लेकर आई। उनके बीच का वो पल टूट गया और प्रीति ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, पर दर्द बहुत ज्यादा था। अभिमन्यु ने उससे ना हिलने को कहा क्योंकि हाल ही में उसका ऑपरेशन हुआ था और उसे आराम की जरूरत थी। नर्स की मदद से प्रीति तकिए के सहारे उठ बैठी। नर्स उन दोनों को खिचड़ी देकर चली गई। प्रीति को इतनी भूख लगी थी कि खिचड़ी बेहद गर्म होने के बावजूद वो जल्दी जल्दी खाने लगी। अभिमन्यु ने उसे भूखे बच्चे की तरह खाते देख के कहा, आराम से, कहीं जीभ ना जल जाए। प्रीति ने उसकी बात अनसुनी कर दी और खिचड़ी खाती रही। अभिमन्यु उसकी मासूमियत और भोलापन देख मुस्कुराने लगा। उसने खाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि वो दर्द से करा उठा। उसे यही चोट लगी थी। प्रीति ने अभिमन्यु को अपने बाएं हाथ से खाने की नाकाम कोशिश करते देखा। अब प्रीति उसकी मदद करने आगे बढ़ी। अभिमन्यु उसके करीब आया और प्रीति उसे खाना खिलाने लगी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी यादें फिर ताजा हो उठी है। प्रीति के लिए ये सब काफी मुश्किल हो रहा था और वो बोल पड़ी, आदमी को अपने बाएं हाथ से खाना भी आना चाहिए। अभिमन्यु को ये बात चुभ गई और उसने कहा, तो हेल्प ऑफर करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं मैनेज कर ही रहा था ना, पर तुम्हें हर चीज में घुसने की आदत है। प्रीति ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बेड से उतरने लगी। ये देख अभिमन्यु को यकीन नहीं हुआ और उसने हैरानी से कहा, पागल तो नहीं हो गई? ये क्या कर रही हो? प्रीति गंभीरता से बोली, घर जा रही हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। आयुषी परेशान हो रही होगी और स्कूल में बच्चों को मेरी जरूरत है। मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। अभिमन्यु ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ कि सुबह होते ही तुम्हें घर ले जाऊंगा, पर इस वक्त प्लीज कोई बेवकूफी मत करना। तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और तुम्हें पैर को पूरा आराम देने की जरूरत है, वरना डॉक्टर्स को सच में तुम्हारी एक टांग काटनी पड़ेगी और फिर एक टांग वाली बहन या फिर टीचर किसी को अच्छी नहीं लगेगी। और ये बोल अभिमन्यु हंस पड़ा। जाने अनजाने प्रीति के चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर अभिमन्यु बोला, जब मैं चकिया की डायन का पर्दाफाश कर दूंगा, उसके बाद इस गांव में तुम्हारा खौफ फैल जाएगा। एक टांग वाली चुड़ैल। और ये बोलने के बाद अभिमन्यु की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। अब प्रीति को हल्का सा गुस्सा आने लगा था और उसने आव देखा न ताव और अभिमन्यु के उसी हाथ को जोर से दबा दिया जिसमें चोट लगी थी। अभिमन्यु की हंसी अचानक से चीख में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। प्रीति बोली, एक भी मर्डर की गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हो और खुद को बड़ा ऑफिसर बोलते हो। हर बार तुम्हें सामने से चकमा देकर निकल जाती है चकिया की डायन और तुम कुछ नहीं कर पाते हो। ये बोलते बोलते अचानक प्रीति के पैर में दर्द हुआ और वो दर्द से करा उठी। अभिमन्यु ने उसे संभालते हुए कहा, अभी आराम कर लो थोड़ा, मैं वादा करता हूँ कल सुबह ही हम घर चले जाएंगे, तब तक मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। ये कहकर अभिमन्यु ने प्रीति को बेड पर लेटाया। दवाओं के असर के कारण उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। अभिमन्यु नरमी से बोला, तुम आराम करो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। यही आखिरी लफ्ज थे जो प्रीति ने गहरी नींद में डूबने से पहले सुने। अभिमन्यु प्रीति के पास बैठ गया और प्यार से बोला, अगर जिंदगी ने कभी मुझे एक और मौका दिया तो मैं पिछला सब कुछ बदल देना चाहूंगा। हमारे बीच के सारे गिले शिकवे और दर्द मिटा देना चाहूंगा।
काश भगवान हमें एक और मौका दे। अभिमन्यु ने देखा प्रीति गहरी नींद सो रही थी। अब उसकी भी आंखें बंद होने लगी। उस रात सरपंच घर पर थे जब किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। बलराम उनसे मिलने आया था और वो बहुत परेशान लग रहा था। सरपंच ने पूछा, क्या बात है बलराम, तुम इस वक्त यहाँ? बलराम परेशानी जताते हुए बोला, जब से होलिका दहन में मोतीराम की लाश मिली है सब कुछ बुरा हो रहा है। ये अपशगुनी है कि उस दिन से मेरे घर में 2 लोग बीमार पड़ गए हैं। रोज रात को 9 बजे के बाद उनको 103, 104 बुखार आता है और सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। सारे टेस्ट करवा लिए लेकिन कुछ नहीं निकला। सरपंच ये सुनकर चौंक गए। बलराम ने फिर कहा, सरपंच जी, पेड़ बांधने में अभी भी 4 दिन बचे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। आप फौरन उमा देवी से बात कीजिए। सरपंच ने कहा, मैंने कहा ना, उनसे बात करूंगा, अभी उन्हें नहीं उठा सकते, वो आराम कर रही हैं। बलराम को चैन नहीं था और उसने कहा, अगर आप बात नहीं करेंगे तो मैं बात करूंगा उनसे, वो हमारी बात सुनेगी। सरपंच झल्लाते हुए बोले, ठीक है, मैं करता हूँ उनसे बात। बलराम उनके साथ अंदर गया। ये घर का वही वाला हिस्सा था जहां अभिमन्यु और दीनदयाल आए थे। सरपंच एक बड़े से कमरे को पार करके दूसरे कमरे के बाहर आ पहुंचे, जिस पर पर्दा लगा था। ये एक पतला आर पार दिखने वाला पर्दा था। उस कमरे के बाहर पहुंचते ही बलराम ने अपने घुटनों पे बैठते हुए सर झुकाकर किसी को प्रणाम किया। उस पतले से पर्दे के उस पार एक अजीब माहौल था। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था, जैसे कि कोई हवन हो रहा हो कमरे में। वहां रोशनी बहुत ही कम थी, मगर उस कम रोशनी में भी एक आकृति चमकती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर से रोशनी निकल रही हो। क्या ये वही औरत थी जो अभिमन्यु को उस दिन घर के दूसरे हिस्से में जाती दिखी थी, जिसका जिक्र अभिमन्यु ने सरपंच से भी किया था, लेकिन सरपंच ने उसे अनसुना कर दिया था। आखिर कौन थी ये औरत और उसका सरपंच के साथ रिश्ता क्या था? क्यों गांव वाले उन्हें पूछते थे? अब कौन सा नया खतरा मंडराने वाला है चकिया गांव पे? क्या अभिमन्यु और प्रीति सुरक्षित चकिया वापस लौट पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।